हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर उत्तक से। चैप्टर उत्तक ये क्लास 9th का चैप्टर है। एनसीईआरटी क्लास 9th के बुक में आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 6 है। क्लास 9th में 3 ही चैप्टर्स हैं। बायो के अंदर चैप्टर नंबर 5 जो कि है कोशिका सेल, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो कि है उत्तक, और चैप्टर नंबर 7 है जीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बस ये 3 चैप्टर्स हैं। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन बायो का ये सेकंड चैप्टर है। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं इन चैप्टर्स के प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक मृत कोशिकाएं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन से उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? डेड सेल्स पाई जाती है। मृद उत्तक है यानी कि पैरेन्काइमा टिश्यू यानी कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, स्थूल कोण उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा टिश्यू, एंड उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। तो जो दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, बाकी मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और उपकला उत्तक इन सब की कोशिकाएं जीवित होती है। गलत वाक्य को चुने। मृदु उत्तकों में अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। मृदु उत्तकों में अंतरकोशिकीय स्थान यानी कि जो मृदु उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होती है, उनके बीच में खाली स्थान होती है, तो ये सही है, होती है। स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाओं के कोने अनियमित रूप से मोटे हो जाते हैं। जो स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं होती है कोने पर अनियमित रूप से मोटे हो जाते हैं। क्यों मोटे हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन ये सारे जाकर के जमा हो जाते हैं। याद रखिएगा, मोटे हो जाते हैं अनियमित रूप से स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं कोने पर जाकर के। क्यों हो जाती है? तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन इन सब के जमाव के कारण। तो ये सही है। शीर्षस्थ और अंतर्विष्ट विभज्य उत्तक अस्थायी उत्तक होते हैं। गलत हो जाएगा। शीर्षस्थ और अंतर्विष्ट विभज्य उत्तक, जब लिखी दिया विभज्य उत्तक तो विभज्य उत्तक अस्थायी उत्तक नहीं होते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत है। विभज्य उत्तक की कोशिकाओं की प्रारंभिक अवस्था में राजधानियां नहीं होती है। जो विभज्य उत्तक की कोशिकाएं होती है यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं, राजधानी होते हैं, या तो वो बहुत ही छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सी हमारा राइट आंसर। तने की परिधि या फिर बोलते तने की मोटाई बातें की है। तने की परिधि या तने की मोटाई निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। शीर्षस्थ विभज्य उत्तक, पार्श्व विभज्य उत्तक और अंतर्विष्ट विभज्य उत्तक, ये जो विभज्य उत्तक है उनके ये 3 प्रकार है। जिसमें जो पार्श्व विभज्य उत्तक है इसी को हम लोग कैम्बियम बोलते हैं। और ये जो कैम्बियम है, ये जो पार्श्व विभज्य उत्तक है, ये केवल द्विबीजपत्री पादप में ही पाए जाते हैं, केवल डाइकोट में ही पाए जाते हैं, और इसका काम होता है तने के मोटाई को बढ़ाना। कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है? यानी कि परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती है। तो परफोरेटेड सेल वॉल होती है वाहिनिकाएं में, वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकिड्स में। सहचर कोशिका में नहीं होती है। चालनी नलिकाएं यानी कि सीव ट्यूब्स में होती है, और वाहिकाएं यानी कि वेसल्स में होती है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परफोरेटेड सेल वॉल जो होती है वो इस ट्रैकिड में, इस सीव ट्यूब में और इस वेसल में होती है। आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं या फिर जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनमें से कौन सा टाइप है इसके लिए जिसके कारण आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यही बताना है। अस्तरित शल की उपकला, जो हमारी स्किन है वो है अस्तरित शल की उपकला। स्तंभकार उपकला ये आपको मिल जाएगा स्टमक में, ये आपको मिल जाएगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बड़ी आंत के पास जो ये एक हिस्सा है ना कोलोन, इसमें। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुर्क रेशे उपकला ये कोई उत्तक है ही नहीं। घनाकार उपकला ये आपको मिल जाएगा किडनी के अंदर, नेफ्रॉन में, वृक्क में। तो बी हमारा राइट आंसर। किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अपने स्थान से हट गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? देखो, हाथ की दोनों हड्डियां जो है अपने स्थान से हट गई, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो उत्तक है उसे हम लोग बोलते हैं स्नायु यानी कि लिगामेंट। जो कि संयोजी उत्तक है। अस्थि भी संयोजी उत्तक है। और अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला जो उत्तक है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कंडरा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। तो जो हाथ की जो बड़ी हड्डियां हैं वो अपने स्थान से हट गई है क्योंकि लिगामेंट ब्रेक कर गया है, स्नायु का टूटना।
काम करते समय एवं दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काम करते समय दौड़ते समय अपने हाथ पैर अंगों को हिलाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी पेशियां होती है वो भी संकुचित होती है, जो हमारे बोन्स होते हैं वो भी, उनमें भी मूवमेंट होता है, उनमें भी गति होता है। तो जो हमारी अस्थियां हैं और जो हमारी पेशियां हैं, इन दोनों में मूवमेंट हो रही है और इन दोनों को जोड़ने वाला जो ऊतक है वो है टेंडन। मतलब हमारी पेशियां संकुचित होती है और इस पेशी, जिसके कारण ये जो टेंडन है ये इस बोन को भी खींचता है ना, जिसके कारण ये जो टेंडन है इस बोन को भी खींचता है, तो इस बोन में भी मूवमेंट होता है। तो कंकाल पेशियां, कंकाल पेशी का मतलब जो पेशी हमारे कंकाल से जुड़ी हुई है, कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है। तो सही है। हमारे बॉडी के अंदर जो 3 प्रकार की पेशियां हैं ना, उसमें केवल कंकाल पेशी ही है जिससे में हम अपने हिसाब से संकुचन करवा सकते हैं, और जो कंकाल पेशी होती है उनको जोड़ने वाला टेंडन ऊतक होता है। तो हम कंकाल पेशी इसमें संकुचन करवाते हैं, तो जो टेंडन है इस बोन को खींचता है। कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? देखिए, हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार की पेशियां होती है, जिसमें केवल और केवल कंकाल पेशी है जो कि ऐच्छिक पेशी है, जिसमें हम अपने हिसाब से मूवमेंट करवा पाते हैं, गति करवा पाते हैं। बाकी जो चिकनी पेशी है और हृदय पेशी है ये हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं, ये अपना काम करते हैं। इन सब के ऊपर हमारा बस नहीं चलता है। तो 2 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अस्त्रित पेशियां है, कंकाल पेशियां है। कंकाल पेशियां तो नहीं होगा क्योंकि ये तो ऐच्छिक पेशियां होती है। अब यहाँ पर देखो, ये जो अस्त्रित पेशियां हैं इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मसल, ये जो स्ट्राइएटेड मसल है ये 2 प्रकार के होते हैं, जो स्केलेटल मसल है और जो कार्डियक मसल है। यानी जो कंकाल पेशी है, जो हृदय पेशी है, दोनों है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इस अस्त्रित पेशी को हृदय पेशी मानते हैं तो हमारा आंसर ये भी हो जाना चाहिए, और अगर हम कंकाल पेशी को अस्त्रित पेशी मानते हैं तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। तो अब हम किसके साथ जाएं? तो यहाँ पर फिर से वही बात है कि कुछ सही है कुछ गलत है। अस्त्रित पेशियां जो है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर हम हृदय पेशी मानते हैं तो हो सकती है, अगर हम कंकाल पेशी मानते हैं तो नहीं होगी। तो हम यहाँ पर जाएंगे बेस्ट आंसर के साथ, जिसमें कि साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये चिकनी पेशी है, ये हृदय पेशी है। यहाँ पर समझो कि कंफ्यूजन है कि ये स्केलेटल मसल है या कार्डियक मसल है, इसीलिए हम 2 और 3 के साथ जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो अस्त्रित पेशियां हैं वो कंकाल पेशी भी अस्त्रित ही होती है और हृदय पेशी भी अस्त्रित ही होती है। पादपों में विभज्य ऊतक, विभज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पादपों में जो विभज्य ऊतक होती है वो अस्थानाकृत होती है, यानी कि लोकलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्लांट में आपको हर पार्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा, केवल खास जगहों पर ही मिलेगा। इसी को हम लोग अस्थानाकृत बोलते हैं, लोकलाइज्ड बोलते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन अस्थाई होते हैं ये गलत हो जाएगा। जो विभज्य ऊतक होते हैं वो अस्थाई नहीं होते हैं, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है, वो कुछ भागों तक ही सीमित होते हैं, इसलिए तो हम लोकलाइज्ड बोल पाते हैं, इसीलिए तो हमने लोकलाइज्ड कहा। और इसी हिसाब से जो है 3 टाइप्स हैं आपके विभज्य ऊतक के, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक है और पार्श्व विभज्य ऊतक है। ये जो पाए जाते हैं विभज्य ऊतक, उसी के हिसाब से ये टाइप्स जो है दिए गए हैं विभज्य ऊतक को। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये अस्थानाकृत होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं और विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। आप जानते हो विभज्य ऊतक की कोशिकाएं जो है डिवाइड करती है, तो ये सही हो जाएगा। परिमाण में बढ़ते हैं, वॉल्यूम में बढ़ते हैं, गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस का कौन सा कार्य है? प्लांट्स में आपने देखा था कि जो प्लांट्स की जो सबसे बाहरी परत है उसे हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। जो एपिडर्मिस है वो वातावरण के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। जो एपिडर्मिस की लेयर है वो डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट में होती है। तो एडवर्स कंडीशन में, जब वातावरण जो है, जो परिस्थितियां जो है वो पौधे के लिए प्रतिकूल हो, यानी कि एडवर्स हो, अनफेवरेबल हो, उस समय ये एपिडर्मिस की जो लेयर है उसे प्रोटेक्ट करती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। और एपिडर्मिस की लेयर में ही स्टोमेटा होते हैं, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है और जहां से ट्रांसपिरेशन होता है। तो जल संवहन ये जाइलम का काम होता है, ना कि एपिडर्मिस का। अशुद्ध वाक्य यानी कि गलत वाक्य को चुनना है। रुधिर के अधात्री यानी कि मैट्रिक्स यानी कि प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण एवं हार्मोन होते हैं, सही है। 2 अस्थियां स्नायुओं की वजह से जुड़ी होती है, यानी कि लिगामेंट के कारण जुड़ी होती है, सही है। कंडरा रेशेहीन एवं कमजोर ऊतक होते हैं, गलत हो जाएगा।
कंडरा जो है रेशेहीन नहीं होते हैं। जो कंडरा है ये वाइट फाइबर का बना होता है ना, श्वेत रेशे का बना होता है, तो रेशेहीन नहीं बोल सकते हैं। उपास्थि संयोजी उत्तक का एक प्रकार है, तो ये सही है। जो कार्टिलेज है ये संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। जो हमारी संधि होती है वहां पर जो चिकनाहट होती है वो उपास्थि उत्तक के कारण ही होती है। निम्नलिखित में से किसमें उपास्थि नहीं पाई जाती है? उपास्थि कार्टिलेज। हमारे बॉडी के अंदर सबसे कठोर जो उत्तक है वो है अस्थि, और अस्थि से थोड़ा मुलायम बोल सकते हो, थोड़ा कम मजबूत बोल सकते हो उपास्थि को, है ना। तो जो नाक है, नाक को जो हम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, पिचका पाते हैं क्योंकि वहां पर उपास्थि है। कान मोड़ पाते हैं क्योंकि उपास्थि है। और लैरिंग्स यानी कि कंठ, इसमें तो उपास्थि है ही। वृक्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किडनी में कोई उपास्थि नहीं है। और जो ज्वाइंट्स होते हैं, है ना, जो ज्वाइंट्स होते हैं, संधि जो होते हैं, वहां पर भी उपास्थि होता है। जैसे कि जो केहुनी है, जो नी है, हम अपने केहुनी के पास से क्या करते हैं, मोड़ पाते हैं ना बड़ी आसानी से। है ज्वाइंट्स वहां पे, फिर भी हम मोड़ पाते हैं क्योंकि वहां पर उपास्थि है जो चिकनाहट प्रदान करता है। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है। वसा जो है ये भंडारित होती है वसा उत्तक में। तो वसा को स्टोर करने के लिए क्या है हमारे बॉडी के अंदर? वसा उत्तक है, एडिपोज टिश्यू है, इससे हम लोग एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। अस्थि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? बोन के मैट्रिक्स में किसकी अधिक मात्रा होती है? बोन की जो मैट्रिक्स है वो हार्ड होती है क्योंकि वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। जो हमारी पेशियां हैं उसे हम संकुचित कर पाते हैं क्योंकि उसमें है संकुचनशील प्रोटीन, उसमें संकुचनशील प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो पेशियां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन प्रोटीन का नाम भी आप याद रख सकते हो, एक्टिन है और मायोसिन है। एक्टिन है और मायोसिन है। मान लो इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप जाएंगे एक्टिन के साथ। ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियां जो है हमारे बॉडी के अंदर एक ही है, वो है कंकाल पेशी, है ना। ऐच्छिक पेशी जो है हमारे बॉडी के अंदर एक ही है, कंकाल पेशी। बाकी चिकनी पेशी और हृदय पेशी वो अनैच्छिक पेशी है। तो जो पैरों की पेशी है वो कंकाल पेशी है क्योंकि पैरों की पेशी को हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, उनमें हम संकुचन करवा पाते हैं, अपने हिसाब से पैरों को मोड़ पाते हैं। बाकी आहार नाल की पेशी, आंख की परितारिका, फेफड़ों की श्वसनी में, इन सब की जो पेशियां हैं इन पे हमारा बस नहीं चलता क्योंकि ये सारे अनैच्छिक पेशियां हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सारे में क्या है, चिकनी पेशी है। तंत्रिका उत्तक कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कंडराओं में यानी कि टेंडन्स में तंत्रिका उत्तक नहीं पाए जाते हैं। टेंडन अपने आप में एक अलग टाइप का टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होगा? यहाँ भी देखो टेंडन है, कंडरा है यानी कि टेंडन्स, है ना। बाकी ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है, ये है डेंड्राइट, ये सारे आप जानते हो। जो न्यूरॉन्स हैं उनके ये सारे पार्ट्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? उत्तकों की मरम्मत करती है और अंगों के बीच जो खाली स्थान होते हैं उनको भरने में सहायता करती है। यह है गर्तिका उत्तक। गर्तिका उत्तक बोल दो या फिर एरियोलर टिश्यू बोल दो, एरियोलर उत्तक बोल दो। निम्नलिखित में कौन सा पेशीय उत्तक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता रहता है? हृदय पेशी, कार्डियक मसल। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थि में उत्तकों में पाई जाती? उपास्थि में उत्तकों मतलब समझ रहे हो, जो कार्टिलेज टिश्यू है, कार्टिलेज टिश्यू यानी कार्टिलेजिनस टिश्यू में, मतलब उपास्थि उत्तक में जो कोशिकाएं हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? देखो मास्ट सेल जो है, ये मास्ट कोशिका, ये आप याद रखना, ये आपको दिख जाएगा एरियोलर टिश्यू में, एरियोलर उत्तक में। बेसोफिल तो WBC है। ऑस्टियोसाइट जो है ये हम अस्थि के कोशिका को बोलते हैं, है ना। बोन के सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। और उपास्थि अणु इसे हम लोग कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट इंग्लिश में बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट जो है ये कार्टिलेज के सेल्स हैं, है ना, उपास्थि की कोशिका है। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। फ्लोएम के पास 4 अवयव है। फ्लोएम के पास 4 अवयव है। फ्लोएम जो कि भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो 4 अवयव कौन कौन से हैं? एक तो ये है सहचर कोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदु उत्तक और चालनी नलिकाएं, है ना। ये 4 अवयव है। इसमें से जो फ्लोएम तंतु है, फ्लोएम फाइबर्स हैं, ये मृत होते हैं। बाकी ये सारे जो होते हैं ना लिविंग्स होते हैं, जीवित होते हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता? मतलब जब मैच्योर हो जाता है तो जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है। केंद्रक जो है वो डीजेनरेट कर जाता है, वो गायब कर जाता है, उनका लोप हो जाता है।
तो सहचर कोशिकाएं हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मैच्योरिटी के बाद भी जो इसका न्यूक्लियस है ये गायब नहीं होता है। बाकी आरबीसी, ये जो वाहिकाएं यानी कि वेसल्स, जाइलम का ये अवयव है, और चालनी नलिकाएं कोशिकाएं, जो यहाँ पर चालनी नलिकाएं देखें ना आप, जो फ्लोएम का अवयव है, इसी के ये सेल्स हैं। इन सब के केस में क्या होता है ना कि जब ये सेल्स मैच्योर हो जाती है तो इनके अंदर से न्यूक्लियस गायब हो जाता है। सहचर कोशिका यानी कि कंपेनियन सेल्स इसके केस में नहीं होगा। सहचर कोशिका यहाँ आपने देखा ये भी क्या है, अवयव है फ्लोएम का। मरुस्थलीय पादपों में जलहास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? जो मरुस्थलीय पादप होते हैं वहाँ पानी की कमी होती है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ वाटर की कमी होती है। तो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, जलहास ज़्यादा होगा, तो उसे रोकने के लिए जो एपिडर्मिस की परत होती है उसके ऊपर क्यूटिकल की मोटी परत होती है। क्यूटिकल की परत तो आपको मिलती ही है एपिडर्मिस के ऊपर, लेकिन जहाँ जलहास को हमें रोकना होता है, जहाँ पानी की कमी होती है, उन सारे पौधों के केस में क्या होता है, पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल की जो परत होती है वो काफ़ी मोटी हो जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाए। एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं। इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाले उत्तक है। भाई जल को भेजना है, जल को, एक लंबा वृक्ष है, कई सारी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, तो साइड में पानी को लेकर के कौन जाएगा? तो पानी को लेकर के जाने का काम किसका है? जाइलम का है। अब जाइलम के भी 4 अवयव होते हैं। उनमें जो 2 अवयव हैं, एक तो है ट्रैकिड्स जिसे हम लोग बोलते हैं वाहिनिकाएं, और एक है वेसल्स। यही दोनों हैं जो वाटर के कंडक्शन के लिए, जल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा जो 2 होते हैं, एक जाइलम पैरेन्काइमा, उनका काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और स्टोरेज का है, और उसके बाद एक और होता है फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, तो उनका काम जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सहारा प्रदान करना है। तो यहाँ पर देखो जाइलम वाहिकाएं हमारा आंसर हो जाएगा, जाइलम वाहिकाएं यानी कि जाइलम वेसल्स। बाकी ये सारे तो नहीं है। खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है? देखो जो गन्ना है ये है एक बीजपत्री पादप, मोनोकोट है, तो इसमें पार्श्वीय विभज्य उत्तक तो नहीं होगा, कैम्बियम तो नहीं होगा, क्योंकि ये केवल द्विबीजपत्री पादप में ही पाया जाता है ना। तो पार्श्वीय विभज्य उत्तक और कैम्बियम ये बात एक ही है। अब देखो बोला ये गया है कि अग्रभाग को काट करके हटा दिया गया। अग्रभाग में क्या होता है? अगर हम बात करें, जैसे ये तना है, ये मान लो गन्ना है, और गन्ना का मान लो ये टिप है, तो टिप पे कौन सा उत्तक होता है, कौन सा विभज्य उत्तक होता है? शीर्षस्थ विभज्य उत्तक होता है, और इसको काट करके हटा दिया गया, मतलब इसके कारण तो नहीं बढ़ेगा। बचा हमारे पास अंतर्वेशी या फिर अंतर्विष्ट विभज्य उत्तक, इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं ना, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे तने में आपने देखा होगा कि ये होते हैं आपके, ये संधि होते हैं, तो संधि के बीच में जो है ये अंतर्विष्ट विभज्य उत्तक होते हैं। तो ये अंतर्विष्ट विभज्य उत्तक, इनकी कोशिकाएं विभाजित होगी और इनके बीच की लंबाई बढ़ जाएगी। मतलब मान लो ये ए है, ये बी है, तो अब ऊपर से तो गन्ने की लंबाई बढ़ने वाली नहीं है, तो क्या होगा? ऐसे गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, ये ए ऊपर की ओर चला जाएगा, ए और बी के बीच जो दूरी है ये बढ़ जाएगी। मतलब ये जो संधि के बीच का जो स्थान है ना, इसकी लंबाई बढ़ेगी, और ये बढ़ाने का काम कौन करेगा? अंतर्वेशी विभज्य उत्तक। और यही काम क्या है? जिबर्लिन हार्मोन भी करता है। आपने जिबर्लिन हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा कि जो इंटरनोड्स होते हैं उनके बीच की लेंथ को जो ये बढ़ाने का काम करता है हार्मोन, गन्ने के केस में। तो उत्तक पूछे तो अंतर्वेशी विभज्य उत्तक, हार्मोन पूछे तो जिबर्लिन। एक कील को वृक्ष के तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया गया है। 3 वर्ष के पश्चात यह कील, अब एक मान लो ये वृक्ष है, मान लो ये वृक्ष का जो है ये तना है, 1 मीटर की ऊंचाई पर मान लो ये कील एक ठोक दिया गया। 3 वर्ष के बाद आकर के देखेंगे तो कील हमको यहीं पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो तने की लंबाई है ये इसके टिप से बढ़ती है, क्योंकि इसके टिप पे क्या होता है? शीर्षस्थ विभज्य उत्तक होता है। इस केस में देखो काट करके हटा दिया गया था शीर्षस्थ विभज्य उत्तक को, इसीलिए लंबाई जो है यहाँ से इंक्रीज हुआ था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो तने की जो लंबाई है वो यहाँ से बढ़ती रहेगी, कील अपने स्थान पर रहेगा, तो उसी स्थान पर बनी रहेगी। मृदु उत्तक कोशिकाएं होती है। जो मृदु उत्तक जो होता है ना, ये अस्थायी उत्तक है, और हम ये बोलते हैं ना कि जो अस्थायी उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। लेकिन जो मृदु उत्तक है, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, उनके पास क्षमता होती है विभाजन की, है ना।
क्योंकि विभाजन की क्षमता होती है इसीलिए इसकी कोशिका भित्ति जो होती है पतली होती है और अपेक्षाकृत अविशिष्टीकृत है। अपेक्षाकृत अविशिष्टीकृत कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 टाइप्स होते हैं, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, तो दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक इनका जो फंक्शन है वो स्पेसिफाई हो चुका है, फिक्स हो चुका है। लेकिन इन दोनों की तुलना में अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, जो ये मृदु उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, इनका जो काम है उतना स्पेसिफाई नहीं है जितना कि दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाओं में है। इसीलिए हमारा ये आंसर जो है सही हो जाएगा। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए मृदु उत्तक का काम क्या है तो फूड स्टोरेज बताएंगे, लेकिन इसके अलावा भी ये और काम जो है ये कर सकते हैं क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता है, तो ये कुछ अलग प्रकार के सेल्स भी बना सकते हैं। इसीलिए अपेक्षाकृत यहाँ पर लगाया गया है, तुलनात्मक रूप से लगाया गया है। तो ये तुलना किया जा रहा है आपके स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक से। ये दोनों जो बातें हैं ये आपके सही हो जाएंगे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के लिए। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू यानी कि दृढ़ उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उनके भित्ति में लिग्निन जमा हो जाता है, जिसके कारण जो उसकी भित्ति है मोटी हो जाती है। पादपों में लचीलापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? लचीलापन पादपों में होता है स्थूल कोण उत्तक के कारण, और जो दृढ़ता है वो होता है दृढ़ उत्तक के कारण। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उनकी जल तथा गैसों के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती है, यानी जल और गैस जो है वो आर पार नहीं जा पाते हैं। जल और गैसों के लिए जो पारगम्यता है वो समाप्त हो जाती है, यानी जल और गैस जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। कॉर्क कोशिका ये पैरों के छालों में मिल जाएगा। कॉर्क कोशिका ये पैरों के छालों में मिल जाएगा। और जो कॉर्क की कोशिकाएं होती है वो मृत होती है और इनके कोशिका भित्ति में आकर के जमा हो जाता है ये सुबेरिन जो है ये मोम है जो कि एक प्रकार का लिपिड ही है, लेकिन हम लिपिड आंसर नहीं मारेंगे जब सुबेरिन लिखा हुआ है। तो सुबेरिन कोशिका भित्ति में आकर के जमा हो जाता है, जिसके कारण जल और गैसों के लिए पारगम्य हो जाता है। जल और गैसों के लिए पारगम्य नहीं, पारगम्यता जो है ये समाप्त हो जाती है। स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीवता उनमें निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण संभव होती है? जो स्थलीय पर्यावरण में पादप होते हैं, मतलब कहने का यह है कि जो प्लांट्स जो कि लैंड पे होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं इनमें से किसके कारण? देखो, वो सर्वाइव कर पाते हैं संवहन उत्तक के कारण। संवहन उत्तक के कारण, क्योंकि जो स्थलीय पादप होते हैं उनको क्या चाहिए? पानी चाहिए। ये पानी कौन पहुंचाएगा? संवहन उत्तक। जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं स्थल पे, उनको पानी वहां तक कौन लेकर के जाएगा? संवहन उत्तक, जाइलम लेकर के जाएगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो जलीय पादप है उनको पानी की कमी नहीं है। गलत वाक्य चुनना है। मैट्रिक्स का स्वरूप उत्तकों के कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, तो ये सही है। जो ब्लड का मैट्रिक्स है, प्लाज्मा, उसका कंपोजिशन आप जान रहे हो। जो अभी आपने देखा बोन का मैट्रिक्स है, उसमें कैल्शियम फास्फोरस ज़्यादा होता है, हार्ड होता है। जो ये उपास्थि होते हैं उसका मैट्रिक्स जो होता है वो बोन की तुलना में कम हार्ड होता है। तो सही बात है, मैट्रिक्स का स्वरूप जो है वो उत्तक के कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के मध्य होता है, सही है। उपकला उत्तक के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम क्लोज्ड होते हैं, कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं, ये गलत हो जाएगा। रैखित पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रिकीय एवं अशाखित होती है। अब यहाँ पर देखो, हम इसको तो सही मान रहे हैं। रैखित पेशियां, मैंने अभी आपसे कहा कि रैखित पेशियां जो होती है वो आपके कंकाल पेशी भी होती है और हृदय पेशी भी होती है। जो कंकाल पेशी होती है ये आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और साथ में ये होते हैं अनब्रांच्ड, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। तो कंकाल पेशी मानते हो तो ठीक है। अगर आप हृदय पेशी यहां पर सोचते हो तो ये होते हैं यूनि न्यूक्लिएटेड और साथ में ये होते हैं ब्रांच्ड। तो वही बात है, यहाँ पर ये पूरी तरह से सही नहीं है, कुछ सही है कुछ गलत है। अगर आप कंकाल पेशी मानते हो तो सही है, अगर हृदय पेशी मानते हो तो गलत है, लेकिन सी तो 100% गलत है, इसीलिए सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ये बोल दो कि एग्जाम्पलर बुक में जो रैखित पेशी है वो केवल कंकाल पेशी को ही माना गया है, और एनसीईआरटी बुक के अंदर भी ना कंकाल पेशी के अंदर रैखित पेशी दी गई है, हृदय पेशी के अंदर जो है नहीं दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हृदय पेशी जो है रैखित पेशी नहीं है। अगर आप हायर क्लासेस की बुक देखो तो वहां पर हृदय पेशी जो है रैखित पेशी है। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन उत्तक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म, देखो जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम होता है या नहीं होता है?
आप बोलेंगे कि जिम्नोस्पर्म के पास जाइलम होता है, टेरिडोफाइट्स के पास भी जाइलम होता है, लेकिन जाइलम के अंदर जो वेसल्स होते हैं, जाइलम के अंदर जो वेसल्स होते हैं, ये एंजियोस्पर्म की खासियत है। एंजियोस्पर्म के पास ही जाइलम में वेसल्स होते हैं, बाकी किसी में भी, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, इन दोनों में भी वेसल्स नहीं होते हैं। जाइलम का जो एक अवयव है ना, ट्रैकीड्स, ये जाइलम का वो अवयव है जो हर संवहनी पादप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये है ना वाहिकाएं, ये केवल एंजियोस्पर्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। ऐसे ही फ्लोएम में भी, फ्लोएम में जो आपके ये कंपेनियन सेल्स होते हैं, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, और जो आपके ये होते हैं सीव ट्यूब्स होते हैं, ये केवल और केवल आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा, बाकी किसी भी संवहनी पादप के अंदर नहीं मिलेगा, ना ही जिम्नोस्पर्म, ना ही टेरिडोफाइट्स के अंदर। स्तंभ ए के वाक्यांशों का स्तंभ बी के साथ मिलान कीजिए। तरल संयोजी उत्तक कौन है? रुधिर है, तो इसके साथ 5 जाएगा। रुधिर यहाँ है। अंगों के अंदर के अवकाश को भरना, ये गर्तिका उत्तक का काम है, एडियोलर टिश्यू का काम है, तो ये 4 इसके साथ जाएगा। रेखित पेशी, कंकाल पेशी जो है रेखित पेशी है, तो इसके साथ 3 हो जाएगा। वसा उत्तक जो है ये है उपत्वक स्तर, यानी कि सब क्यूटेनियस लेयर जो है ये वसा उत्तक का होता है, तो इसके साथ 1 चला जाएगा। संधि की सतह को चिकनी बनाने का काम जो है उपास्थि का होता है, तो इसके साथ 2 चला जाएगा। अस्त्रित शल्की उत्तक, जो त्वचा है हमारी वो है अस्त्रित शल्की उत्तक। स्तंभ ए के वाक्यांशों का मिलान स्तंभ बी के साथ कीजिए। तो मृदु उत्तक, जो मृदु उत्तक जो होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है और पैकिंग करने वाली कोशिकाएं होती है। पादपों के अंदर सबसे ज्यादा जो उत्तक पाया जाता है वो है मृदु उत्तक, तो ए के साथ 1 चला जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के जरिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यानी कि स्थिरीकरण होता है, तो ये 2 हो जाएगा। वायु उत्तक को हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा। तो जो जलीय पादप होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि पैरेन्काइमा सेल्स के बीच जो स्थान होता है, जो अंतरकोशिकीय स्थान होता है, वहां पर एयर कैविटी बन जाती है। एयर कैविटी, वायु गुहिका बोलते हैं उसे, वो बन जाती है, जिसके कारण उत्प्लावन बल जो है मिलता है पौधों को और वो जल में डूबता नहीं है। तो वायु उत्तक जो है ये उत्प्लावकता हमारा हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। स्थूल कोण उत्तक जो होती है वो आपने पढ़ा कि अनियमित रूप से कोनों पर मोटी होती है। स्थूल कोण उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो अनियमित रूप से कोनों पर मोटी होती है, तो यहाँ पर 3 हमारा हो जाएगा। स्थनाकृत मोटाई यानी कि लोकलाइज्ड थिकनेस, कोनों पर जाकर के मोटी होती है, तो एक स्पेशल जगह है जहाँ पर वो मोटी होती है, इसीलिए स्थनाकृत लिखा हुआ है। स्थायी उत्तक जो है दृढ़ उत्तक है, तो सही है। यदि एक पौधा युक्त गमले को एक कांच वाले जार से ढक देते हैं तो जार की दीवारों पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों पानी की बूंदें दिखाई देती है? वो जो पानी की बूंदें हैं वो आती है वाष्पोत्सर्जन से। जाइलम के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। जाइलम के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? जाइलम के विभिन्न घटक है वाहिनिकाएं, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। उसके बाद फ्लोएम के विभिन्न घटक कौन से हो जाएंगे? आपके ये सहचर कोशिका या फिर साथी कोशिकाएं, उसके बाद चालिनी नलिका, उसके बाद फ्लोएम तंतु, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये 4 अवयव। ट्रू और फॉल्स बताना है। प्राणी शरीर का रक्षक उत्तक उपकला उत्तक है, सही बात है। जो एनिमल बॉडी है उसके लिए जो प्रोटेक्टिंग टिश्यू है वो कौन है? एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हम लोगों के अंदर जो स्किन है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है ना, और वो क्या है? शल्की, अस्तरित शल्की उपकला उत्तक। रुधिर वाहिकाओं, फुफ्फुस कोशिकाओं यानी कि एल्वुलाई, वृक्क नलिकाओं का अस्तर उपकला उत्तकों का बना होता है, सही है। उपकला कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। उपकला कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, जस्ट मैंने अभी आपसे कहा कि नहीं होते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। उपकला अस्तर पारगम्य अस्तर की तरह कार्य करता है, सही है। जो उपकला उत्तक की कोशिकाएं होती है वो काफी सटी होती है, लेकिन वो पारगम्य होते हैं, उनसे होकर के जो पदार्थ है वो क्रॉस कर सकता है। उपकला स्तर बाहरी वातावरण तथा शरीर के मध्य पदार्थों के नियमन को नहीं होने देता। उपकला स्तर बाहरी वातावरण तथा शरीर के मध्य पदार्थों का नियमन को नहीं होने देता, तो ये कहना जो है हमारे लिए गलत हो जाएगा, है ना। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नियमन को नहीं होने देता, ये गलत हो जाएगा।
ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी के बीच भेद कीजिए, प्रत्येक प्रकार का एक एक उदाहरण भी दीजिए। देखो ऐच्छिक पेशी तो एक ही है, कंकाल पेशी, बाकी चिकनी पेशी और हृदय पेशी जो है अनैच्छिक पेशी है। ऐच्छिक पेशी यानी कि वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मसल को यहाँ पर कैपिटल वी से दिखाया गया है, और अनैच्छिक पेशी यानी कि इनवॉलंटरी मसल जिसे यहाँ पर IV से दिखाया गया। तो पेशी के आधार पर निम्न क्रियाकलापों में भेद कीजिए। मेढक का कूदना हो पाता है ऐच्छिक पेशी के कारण, हृदय का पंपिंग करना है अनैच्छिक पेशी, हाथ से लिखना ऐच्छिक पेशी यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो V, यहाँ पर लिख सकते हो IV, हाथ से लिखना V, आपकी आंतों में चॉकलेट की गति जो है इनवॉलंटरी है, अनैच्छिक है। रुधिर वाहिकाओं का अस्तर, रुधिर वाहिकाओं का जो अस्तर है वो शल्की उत्तक से बना होता है। शल्की उपकला, शल्की उपकला उत्तक से बना होता है यानी कि स्क्वामस एपिथेलियम। छोटी आंत एवं क्षुद्रांत का अस्तर, छोटी आंत अथवा क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत को क्षुद्रांत बोलते हैं। हम लोगों ने देखा स्तंभकार उपकला उत्तक से बना होता है, स्तंभकार उपकला उत्तक। वृक्क नलिकाओं का अस्तर हमने देखा, ये घनाकार या घनाभकार उपकला उत्तक, क्यूबोइडल एपिथेलियम या कॉलमनर एपिथेलियम। पक्षमाभिका उपकला कोशिकाएं हमारे शरीर के डैश में पाई जाती है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, श्वास नली है, उसमें पाई जाती है। पक्षमाभिका यानी कि सिलिएटेड कॉलमनर। पक्षमाभि स्तंभकार उपकला उत्तक पाई जाती है, इसमें आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, श्वास नली में बोल सकते हो, और महिलाओं के अंदर फैलोपियन ट्यूब में भी। जलकुंभी पानी की सतह पर तैरती रहती है, जलकुंभी पानी की सतह पर तैरती रहती है, इसके पीछे कारण क्या है? जलकुंभी पानी की सतह पर तैरती रहती है क्योंकि इसको एक बायोंड फोर्स मिलता है एरेनकाइमा के कारण। एरेनकाइमा जो है ये पैरेनकाइमा का ही टाइप है जलीय पादप के अंदर। परजीवी के आक्रमण से पादप शरीर की कौन सी संरचना रक्षा करती है? एपिडर्मिस। कॉर्क की भित्तियों पर डैश होता है जिसके कारण ये गैस एवं जल के लिए अपारगम्य होते हैं, तो हम लोगों ने जस्ट देखा सुबेरीन होता है। डैश में छिद्रिल भित्तियां वाली नलिकार कोशिकाएं होती है और यह सजीव होती है, तो ये हो जाएगा फ्लोएम। देखो फ्लोएम के अंदर केवल फाइबर्स के बारे में आपने देखा कि ये मृत होते हैं, बाकी सारे जीवित होते हैं। जाइलम के अंदर सारे के सारे मरे होते हैं, केवल जाइलम पैरेनकाइमा, केवल जाइलम पैरेनकाइमा यही जीवित होते हैं। तो याद रखिएगा फ्लोएम में क्या है कि एक मृत है बाकी 3 जीवित है, जाइलम के अंदर एक जीवित है बाकी 3 मृत है। तो जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ दो तो बाकी सारे मरे हुए हैं, और फ्लोएम फाइबर को छोड़ दो तो बाकी सारे जीवित हैं। अस्थियों में कठोर अधात्री होता है जो कैल्शियम एंड फास्फोरस से बने होते हैं। डैश जटिल उत्तक के प्रकार है, तो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो जटिल उत्तक के प्रकार है। डैश में द्वार कोशिकाएं होती है, डैश में द्वार कोशिकाएं होती है, तो जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है, इनमें द्वार कोशिकाएं होती है। कॉर्क की कोशिकाओं में पाए जाने वाले रसायन को सुबेरीन कहते हैं। नारियल का छिलका जो है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का बना होता है, याद रखिएगा दृढ़ उत्तक का बना होता है। डैश पादपों को लचीलापन प्रदान करता है, ये हो जाएगा स्थूल कोण उत्तक यानी कि कॉलेनकाइमा। डैश एवं डैश दोनों समवनी उत्तक है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों समवनी उत्तक है। जाइलम के द्वारा मृदा से डैश एवं डैश का अभिगमन होता है। जाइलम के द्वारा मृदा से जल एवं खनिज, वाटर एंड मिनरल्स, जल एवं खनिज का अभिगमन होता है। फ्लोएम जो है पत्तियों से, है ना, पत्तियों से भोजन को पौधों के दूसरे अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहां पर जाकर के जो हमारा ये टिश्यू है ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।